अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारे पास बेशुमार जो न्यूज़ है, लेकिन सबसे जो अहम न्यूज़ है आज हम उन पर तबसरा करेंगे, जिनमें सबसे अहम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं मरियम नवाज़, वो बरी हुई हैं। दूसरे इसहाक डार साहब जो बरतानिया से पाकिस्तान पहुँचे हैं और पाकिस्तान पहुंचने के फौरी बाद वज़ीर ख़जाना भी बन गए, कायद ऐवान भी बन गए। इसके अलावा जो वीडियो लीक्स हुई हैं, जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, जो ऐवान वज़ीर आज़म से, उस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मारूफ तजिया नगार इस्लामाबाद से उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। हस्ब साबक उमर फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। ये बताएं कि एवन फील्ड केस में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को जो है वो बरी कर दिया गया है। ये क्या मजाक चल रहा है पाकिस्तान में कि एक वक्त था कि उन पर केस बनाए गए, उनको जेल में डाला गया और आज जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्या वो फैसला गलत था या आज का फैसला गलत है? ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कोई समझ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसिफ साहब कि आपने एक दफ़ा फिर मौका दिया मैं मुखातिब होने का। देखें आसिफ साहब, मसला ये है कि ये कुछ हम अगर इसको कहें कि कुदरत का खेल भी है, और आपने पढ़ा भी है तारीख में कि जो कल के ग़ुलाम थे वो आज के बादशाह, जो आज के बादशाह थे वो कल के ग़ुलाम। तो ये एक तारीखी तसलसल तो है इस तरह। और पाकिस्तानी सियासत में ज़ाहिर सी बात है, इसको कोई भी चीज़ हर पे आखिर तो नहीं होती ना। हम कह सकते हैं कि जो आज का मतलब है कैदी है वो कल का वज़ीर नहीं होगा, या आज का जो वज़ीर आज़म है वो कल का कैदी नहीं होगा। पाकिस्तानी जो 75 साल तारीख है वो भी इसी तरह की है तकरीबन। तो इसमें कोई भी इम्कानी फ़ैसला या इम्कानी चीज़ ऐसी हो सकती है जो कुछ भी कल किसी वक्त भी कोई भी पासा पलट सकती है। तो आप देख लें कि आज से चंद साल पहले तक मरियम नवाज़ को थोड़ा सा जेल आप सीधे सीधे सामने की तरफ देखें तो मेरे ख्याल में आवाज़ ज़्यादा बेहतर आती है। आप सामने की तरफ देखें ज़रा। हाँ, हाँ, अभी ऐसे। देखें कुछ बेहतर हुई है। जी जी, अभी ठीक है, अभी ठीक है। आवाज़ का प्रॉब्लम था, मैंने कहा चलो ज़रा ठीक कर लूँ। हाँ, तो एवन फील्ड में जो आज से 4-5 साल पहले उन्हें सज़ा हुई और 7 साल की सज़ा हुई, और उन्हें किसी भी पब्लिक जो उसके लिए ऑफिस के लिए और किसी भी अवामी ओहदे के लिए उन्हें नाअहल करार दिया गया। और उसके साथ साथ उनके जो वालिद मियाँ नवाज शरीफ को 10 साल के लिए सज़ा हुई थी। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई एक खुसूसी जो अदालत थी उसकी तरफ से सज़ा हुई, फिर उस पर एक मॉनिटरी जज भी लगाया गया था जिसकी निगरानी में ये सारी सज़ा का अमल हुआ था। जी अब उसके खिलाफ चूँकि ज़ाहिर-सी बात, हर मुलज़िम को ये हक होता है कि वो एक अदालत से जब सज़ा होती है तो वो फैसला करता है, अपील करता है दूसरी अदालत में, और उसको वो चैलेंज करता है फैसले को। जी तो पाकिस्तान में चूँकि सियासी जो मामलात हैं या सियासी जो मुकदमात हैं, उनका एक ख़ास पस मंज़र होता है और उनके ख़ास हालात के साथ और ख़ास मौक़ों के साथ कुछ निस्बत होती है। तो ये जो जी फ़ैसला था, इस पे उस वक़्त भी तो बहुत ले-दे हुई थी कि इसमें इंसाफ़ के तकाज़े शायद पूरे नहीं किए गए। और आप जी देख लें कि वही प्रोसिक्यूटर है मुज़फ़्फ़र अब्बासी, जिसने पहले दिन से ये केस परस्यू किया था और उसको हुकूमत की तरफ से उसने नुमाइंदगी की थी। आज भी वही प्रोसिक्यूटर था और कल भी वही प्रोसिक्यूटर था। जी अब ये फ़ैसला जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता 4 साल से तकरीबन महफूज़ था, जी और उसकी मुख्तलिफ़ समातें हुईं, और हम ये समझते हैं कि वो कानूनदान भी ये समझते हैं कि ये सज़ा गलत हुई थी। क्योंकि नैब किसी मौके पर भी ये साबित नहीं कर सका कि एवन फील्ड में मरियम नवाज़ बेनिफिशरी थी। जी तो जब ये अपना मुद्दा या केस साबित नहीं कर सका, तो उन्होंने क्या किया, जो उनका सारा जो मुद्दा या केस ये था कि जी मरियम नवाज़ ने फ़लाँ इंटरव्यू में ये कहा था, नवाज़ शरीफ ने एक इंटरव्यू में ये कहा, दूसरे में इंटरव्यू में ये कहा, फ़लाँ मौके पर उन्होंने ये बयान दिया, दूसरे मौके पर ये बयान दिया। तो इस तरह बयानात के उस पर तो ज़ाहिर है मुकदमात नहीं चलते, ना फ़ैसले होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एविडेंस क्या है। तो जज ने आखिर वही पूछा उनसे, जो आखिरी समाअत हुई, कि भाई आप अपना एविडेंस तो पेश करें, अपना मुद्दा या मुकदमा जो बनाया उसके तो दलाइल तो दें। आप वो सारा मलबा डाल रहे हैं कि मुल्ज़िम ने ये कहा है, उसने उस मौके पे ये कहा है। तो बयानात तो देते हैं सियासी लीडर, उनके जी। बयानात पर तो सज़ाएँ नहीं होती या फैसले नहीं होते। तो वैसे भी बात ये है कि लेकिन इसे आप इस तरह के गैर जिम्मेदाराना फिर बयानात भी नहीं देने चाहिए। एक बयान में मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि मेरी बरतानिया समेत दुनिया में कोई जायदाद नहीं।
दूसरी तरफ उन्हीं का भाई कह रहा है कि वो जो है वो मालिक हैं इसकी। ये कम से कम ये जो जिम्मेदार लोग हैं इनको बयान देने में भी एहतियात करनी चाहिए। हाँ देखें, असल में जब एक चीज़ याद रखना असर साहब के, ये हम और आप जैसे लोगों का मसाइल हैं जो एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें पता है कि उनकी जेब में 10 रुपए हैं जी और उन्हें ये पता है कि इस 10 रुपए के उन्होंने जो है ना टमाटर भी खरीदने हैं, प्याज भी खरीदना है, सही सब्जी बात है, भी सही बात। खरीदनी है, चीनी भी लेनी है, बाकी भी पूरे करने हैं। तो वो उस 10 रुपए में से ज़रा 1 रुपया इधर करेगा, 2 उधर करेगा, 3 इधर करेगा, वो बड़े संभाल के करेगा। जिनके पास माली फरावानी है और जिन्हें ये भी नहीं पता कि कितनी इनकम है दिन की, तो वो लोग ज़ाहिर सी बात है फिर एहतियात नहीं करते चीज़ों में बयान करने में। सही ये बात सारा है। मामला इसी वजह से ख़राब हुआ कि ज़ाहिर सी बात है, मरीम नवाज़ है या नवाज शरीफ है, जो भी है, हमें उनसे सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, जी लेकिन ज़ाहिर सी बात है उनकी दौलत भी तो बेताशा है, उनकी दौलत भी एक वाफर मिकदार में है। तो अब वो उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि ये एवन फील्ड नवाज शरीफ के हैं या मेरे हैं। अब या उनके भाई ने खरीदे या उनके भाइयों ने खरीदे या बाप ने खरीदे, तो जी उनके इसलिए तो बयानात में तज़ाद आया जी और उन तज़ादात की बुनियाद पे मुकदमा कायम किया गया। लेकिन अदलिया जो है ना, वो बयानात को नहीं देखा करती, ना सही बात है। बयानात की दिल्ली तो बुनियाद पे जाहिर है। फैसले करती है। सही वो है। तो एविडेंस पे देखेगी कि यहाँ से पैसे मनी लॉन्ड्रिंग बाहर हुई और वहाँ से उन पैसों के इवज़ ये खरीदे गए, वो मनी लॉन्ड्रिंग उन दिनों में थी या नहीं थी, और वो एवन फील्ड जो थे फ्लैट वो उन्हीं दिनों में खरीदे गए या उससे पहले खरीदे गए। मतलब एक लंबा एक प्रोसेस है। तो नैब के लिए पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि ये साबित करना कोई इतना आसान नहीं होगा, लेकिन चूंकि उस वक्त वो एक गलगला था और नवाज शरीफ को आउट करना था और उनके ख़ानदान को सियासत से, तो वो उस बुनियाद पर ये फैसले किए गए। हमारी अदलिया के ये जो फैसले हैं वो ज़ाहिर सी बात है उनके चेहरे पे और उनके माथे पे ये एक ज़रूर दबा है। जी आज सबसे ज़्यादा साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं और आसिफ सईद खोसा, उन पे तनकीद की जा रही है कि उन्होंने किन बुनियादों पर आखिर ये फैसले किए और मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया और किसकी इमा पर ये फैसले दिए गए। ज़ाहिर सी बात है वो तो अब रिटायर हो चुके हैं जी और ये सारा कुछ फेस करना पड़ रहा है मौजूदा जजिस को, मौजूदा अदलिया को। अब ऐसा कोई एहतसाब का निज़ाम भी नहीं है कि इन जजिस का भी एहतसाब किया जाए कि आखिर आप जब लोग फैसला कर रहे थे हाँ, असल और होना ऐसे ये फैसले चाहिए। दे रहे थे, असल ये होना हाँ, जब चाहिए। आप ऐसे फैसले दे रहे थे जो आपको भी पता था कि इन फैसलों के पीछे कुछ और है, पस मंजर में कोई और खेल खेला जा रहा है। तो जी उन जजेस को इन खेल के बजाय, खेल का हिस्सा बनने के बजाय इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए था, तराजू के साथ खड़ा होना चाहिए था और अपने मनसब का ख्याल रखना चाहिए था कि उनके मनसब के तकाजे ये हैं कि वो बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के और बगैर किसी पस मंजर के खेल के हिस्सा बनने के बजाय वो इंसाफ पर मबनी और एविडेंस पर मबनी फैसले दें ताकि कल फिर अदालत के लिए जगह सही ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा कि कम से कम आज अदालत को चाहिए था कि जिन लोगों ने गलत फैसले किए थे उन लोगों को आज अदालत के कटहरे में लाया जाता और उन्हें सजाएं दी जाती, लेकिन ऐसा नामुमकिन है हमारे मुल्क में। दूसरी बात यह है कि एक फ़ैसला तो आ गया, मरीम नवाज़ बाइज़्ज़त बरी हो गई हैं। अब क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कब वतन जाएंगे और ये भी बरी होकर जाएंगे या वहाँ जाकर बरी होंगे? देखें, हमने तसलसल के साथ ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला थे वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं जी और आप देखें उसी का नतीजा है कि मरीम नवाज न सिर्फ बरी हुई हैं बल्कि वो उनका पासपोर्ट भी मेरे ख्याल में अगले एक आध हफ्ते में उनको वापस मिल जाएगा, जिसके जी बाद वो आपके पास होंगी, मतलब आप बरतानिया का सफ़र करेंगी और हो सकता है कि वो वालिद साहब के साथ अपने मियाँ नवाज शरीफ के साथ वो उनकी पाकिस्तान वापसी हो। इसके साथ साथ आपने देखा इसहाक डार वहाँ से बरतानिया से आए, उनकी जी रिलीफ जी दिया गया बिल्कुल, उन्हें, इसहाक डार उन्होंने आप आके देख हलफ लें। उठाया, जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने यहाँ के हलफ उठाया सेनेट का। उसके बाद उन्हें वजारत ख़जाना दी गई और वजारत ख़जाना का उन्होंने हलफ उठाया और आज आपने देखा कि उन्होंने अपने 2-3 दिनों की कारकर्दगी 10 रुपये डॉलर का रेट गिरा है, 12 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है। तो ये एक चेंजिंग हुई। अब नवाज शरीफ के लिए बड़ा आसानी है। देखें, एवन फील्ड में उन्हें भी 10 साल की सज़ा हुई हुई है और जी इसके साथ साथ वो दीगर वो जो है कामे वाली सज़ा है और जिसमें उनको नायल करार दिया गया था। तो जी उनमें से मेरे ख्याल में यह है कि ये कल की खबर थी कि नवाज शरीफ ने अपने वकला को हदायत कर दी है कि वो एवन फील्ड में या दूसरे केस में उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर करें। जो जी ही उन्हें अदालत की तरफ से कोई रिलीफ मिलता है या जिस तरह इसहाक डार ने एहतसाब अदालत में अपनी
अपील दायर की और उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, मुझे मेरा पासपोर्ट दिया जाए और मुझे मुल्क वापस आने का मौका दिया जाए, तो मैं जी अदालत के सामने पेश होऊंगा। तो इसी तरह ये अपील नवाज शरीफ भी कर सकते हैं, और लग ये रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में मियां नवाज शरीफ की वापसी हो जाएगी। क्या इन सारी बातों से, जिस तरह एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ रही हैं, डॉलर भी नीचे आ रहा है, क्या इमरान खान का बयानिया जो है वो अब वो पस्ती की तरफ जाएगा, या उसमें मजीद वसअत पैदा होगी? और दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं एक बार फिर जो है इस्लामाबाद की तरफ आ रहा हूँ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें आसिफ साहब, इमरान खान साहब की जो तहरीक का 10 अप्रैल के बाद जो मोराल था ना, जी वो तकरीबन अगर पहले दिन से वो 100% था, तो इस वक्त वो 50% पे आ चुका है ऑटोमेटिकली। जी आप उन्हें देखें कोई उनके जो जलसे हैं वो इतने कामयाब नहीं है जितने वो पहले दिन कर रहे थे। जी लोग जरूर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें आपको पता है कैसे लगाया लाया जा रहा है, कितने जिलों से इकट्ठे किया जाता है। जहाँ उनकी हुकूमतें हैं वो सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रही हैं और उसके बाद वो जलसे कामयाब बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो इमरान खान का वो जो ग्राफ था वो पहले की निस्बत अब काफ़ी गिरा है। जी और जो नई सूरत हाल है जिसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि खान साहब के पास ये अक्टूबर आखिरी महीना है, और यहाँ डू एंड डाई की पोजीशन है कि इमरान खान साहब इसमें अगर मौजूदा हुकूमत को गिराने में या अपने मतलूबा जो नताइज हैं वो हासिल करने में कामयाब नहीं होते हैं, तो खान साहब के लिए अगले साल जो इलेक्शन होंगे उसमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जी खान साहब की ये कोशिश है कि वो एक हतमी कॉल दें, जी और उस हतमी कॉल की को देने से कबल वो भरपूर तैयारी करें, और ऐसी तैयारी करें कि वो लाखों का मजमा लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाएं। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद लाखों का मजमा लेकर नहीं पहुंचते, और या तो राना सनाउल्लाह उन्हें नाकाम कर देते हैं, या जी उससे पहले पंजाब में कोई सियासी तब्दीली हो जाती है, तो फिर खान साहब के लिए आगे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर इमरान खान साहब लाखों का मजमा लेके आ जाते हैं और भरपूर तैयारी से आ जाते हैं, और हुकूमत को पता चल जाता है कि ये जो खान साहब का धरना है ये बहुत ही खौफनाक है या बहुत ही सख्त है, इससे निपटना आसान नहीं, तो फिर मुमकिन है कि हुकूमतों के साथ कोई मुज़ाकरात करे और कोई दरमियान का रास्ता निकाले, या कोई जल्द इलेक्शन का मतलब अब ये होगा कि फरवरी मार्च में, मतलब अगले साल ही 5-6 महीने का वक्फा फिर भी हो जाएगा, कोई तारीख तय तय कर दी जाए और खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। लेकिन दूसरी सूरत हाल ये है कि इस वक्त जी खान साहब का बयानिया पिट चुका है और हुकूमत मजबूत पोजीशन में आ चुकी है। हुकूमत फिलहाल कोई ऐसे मूड में नजर नहीं आ रही है कि वो खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात करें या उन्हें वापसी के लिए कोई राह हमवार करें कि वो पार्लियामेंट में आए, क्योंकि हुकूमत दिन ब दिन हर गुजरते दिन के साथ लेकिन वो लेकिन मजबूत हो रहे हैं, परवेज और लाई ने कहा जैसे है, मैंने आपको बताया उनको रिलीफ मिल रहा है। लेकिन परवेज लाई साहब ने कहा है, जो वजीर आला पंजाब है, कल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ये जो मार्च होगा ये बड़ा मानी खेज मार्च होगा, ये इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही फैसला हो जाएगा। देखें मसला यह है कि मैं आपको पहले कह रहा हूँ, खान साहब ने कल भी कहा कि ये जो न्यूट्रल जानवर होते हैं वो उनकी भरपूर कोशिश है कि किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट उन पर दोबारा हाथ रख ले। जी अगर परवेज इलाही और आरफ अलवी साहब जो उनके मुज़ाकरात करवा रहे थे जिसमें वो नाकाम हुए पहले दौर में, वो दोबारा कोई मुज़ाकरात करवाते हैं, कोई उनके जो न्यूट्रल हैं वो उनके कदों पे हाथ रख लेते हैं, तो फिर जी तो वाकई माना खेज भी होगा, कामयाब भी होगा, और हुकूमत के लिए मुश्किलात भी पेश करेंगी। लेकिन मुक़तदरा क़ुव्वतें अगर इसी तरह रहती हैं जिस तरह वो मौजूद हैं, जी न्यूट्रल हैं, मतलब है वो गैर जानिबदार हैं, तो फिर खान साहब जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितने मर्जी बंदे इकट्ठे कर लें, उन्हें वो मार्च फ़ायदा नहीं देगा। अच्छा, उमर फारूक साहब ये बताएं कि एक वज़ीर आज़म हाउस से वीडियो अगर ऑडियो लीक्स होती हैं तो एक आम आदमी का क्या हाल है पाकिस्तान में? ये देख लें कि इस वक्त कभी आर्मी चीफ की वीडियो ऑडियो लीक हो रही है, कभी प्राइम मिनिस्टर की हो रही है, कभी साबिक वज़ीर आज़म की। ये क्या मामला क्या है? इसके पीछे क्या मुहरक़ात हो सकते हैं? ये आयकर कौन है? अच्छा, इसमें दो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हैं, इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क कर लें। जी एक है ऑडियो लीक होना, और एक है मीटिंग की गुफ्तगू, यानी बाहमी इजलास हो रहा है उसकी कोई गुफ्तगू का लीक होना, ये दो जी फ़र्क है। जी जो हुकूमत की जो इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ की 2-3 जो ऑडियोज़ आई हैं, जी वो फ़ोन कॉल्स नहीं हैं, वो उनकी मीटिंग है और गुफ्तगू है, और उसके मतलब ये ख्याल किया जा रहा है कि ये कोई ऐसा मतलब सॉफ्टवेयर है या जिसके ज़रिए से वो किसी के मोबाइल में वो
डाला गया या किसी ने वो हाइक किया है। आज खुद डाला या किसी ने करके वो उसके ज़रिए से फिर वो पेगास को जो इसराइल का मेरे ख्याल में कोई सॉफ्टवेयर है, इसके हवाले से टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से वो उनकी गुफ्तगू किसी के मोबाइल के ज़रिए से वो रिकॉर्ड करके फिर वो हासिल की गई है। ठीक। जो है खान साहब वाली जो ये साइफर वाली, तो ये ज़्यादा ख्याल किया जा रहा है कि ये भी उसी का एक नतीजा है। लेकिन फ़र्क क्या है? जी। फ़र्क यह है कि जो ज़्यादातर ख्याल किया जा रहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गुफ्तगू थी वो किसी हैकर ने वो हैक नहीं की, जी। बल्कि हो सकता है कि किसी अपनी मुल्क के इदारे ने उसको गुफ्तगू को या उसको टेप किया है या रिकॉर्ड किया है। और उमूमन ऐसा होता रहता है कि एजेंसियाँ या इदारे अपनी मुल्क की सलामती के हवाले से या वैसे भी वो चीज़ें वो टैप करते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो उन्होंने कहीं टैप किया और कहीं उन्होंने जो जिस जगह वो रखी हुई थी गुफ्तगू, तो जी। वो कोई इमरान खान साहब का वहाँ पे हमायती मौजूद था या उनका फ़ैन मौजूद था, जिसने जी। वहाँ से उनके मतलब की चीज़ें निकाली और उनके हवाले कर दी। जी। और खान साहब ने वो जो गुफ्तगू है किसी आगे हैकर को या जिसको भी हवाले कर दिया है, जिसके बाद वो वहाँ से चुन-चुन कर चीज़ें निकाल रहा है। और जो दूसरी तरफ है खान साहब, ये हुकूमत का मेरे ख्याल में हम तो ये नहीं कह सकते, ज़राए से ये कह सकते हैं कि ये हुकूमत का जवाबी वार है। जी। और हुकूमत ने जो जवाबी वार किया है, वो खान साहब के लिए बड़ा तगड़ा और वाज़ेह पैगाम है। क्योंकि हुकूमत ने जो वार किया उसमें बिल्कुल, खान साहब का वो ये जो जो खान बयानिया था, साहब की ऑडियो है उसमें उन्होंने वो सारा जो बयानिया है आज़म खान और उसमें जो शाह शाह महमूद कुरैशी कुरैशी साहब। साहब और उनकी गुफ्तगू जो है कि आपने अमरीकनों को ऐसे करना है, हमने ऐसे करना है, इस बयानियों को आगे लेकर जाना, ये तो सारा प्लान सामने आ गया। हाँ जी, ये मैं कह रहा था कि हुकूमत ने खान साहब को पर जो वार किया वापसी, उसमें हुकूमत ने खान साहब का वो जो बयानिया था या जो उनकी साजिश थी या जो भी था वो जो उनकी हुकूमत के खिलाफ उसका कटा-चटा खोल के भी रख दिया और इमरान खान को बैक फुट पे ले गए। और इमरान खान साहब के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है ये जो 2 ऑडियो आई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें खान साहब के लिए उसका दिफ़ा करना बड़ा मुश्किल हो गया। और उसके साथ-साथ रात एक और खबर आई कि वो साइफ़र जो है ना, वो ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कहीं चोरी भी हो गया, तो वो एक और हुकूमत उनके खिलाफ तहकीक करने इस पे जा रही है। तो इस पे मतलब खान साहब को इस वक़्त बैक फुट पे जाना पड़ा है। तो यूँ समझ लें कि जो हुकूमत की ऑडियो लीक्स थी, उसमें कोई धमाका ख़ेज़ खबर तो थी नहीं, वो रूटीन की एक बातें थी कि यूँ कर लें, वो डिस्कशन हर कोई करता है। लेकिन खान साहब का जो बयानिया था वो 6 माह से लेके जिसको चल रहे थे, जी। इस ऑडियो के बाद वो बयानिया का तो कटा-चटा निकल गया है, उसके तो मलिया मेट हो गया है। और उसकी जो भी पज़ीराई थी अवाम में, वो तो बिल्कुल फ़ारग़ हो गई है। और ये पता लग गया है कि वो उन्होंने एक कौम को बेवकूफ़ बनाने की और अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश की है। जी। लेकिन है अज़रा मजाक किया है कि वज़ीर आला भी जब थे शहबाज शरीफ, उस वक़्त भी कभी चोरियां और ये जो आग लग जाती फाइलों को, कभी अब वज़ीर आज़म है तो यहाँ से भी ये सिलसिला जारी है, अल्लाह खैर ही करे। हाँ, ये तो नून लीग का रिकॉर्ड तो है ना नून जी, लीग का रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो जला देते वैसे हैं या गायब कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, परवेज लाई ने ये भी कहा है कि अपने एक इंटरव्यू में कि नवंबर का महीना जो है वो बड़ा अहम है और जो राना सनाउल्लाह है वो जेल में होंगे, जो देखें परवेज़ सानिया इलाही मेरे मॉडल टाउन केस है ख्याल उसमें। में नहीं, बड़ा मुश्किल है। वो सानिया मॉडल टाउन की केस की तो बड़ी लंबी कहानी है। उसमें तो फौरी तौर पे किसी का जेल जाना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। जी। हाँ, अलबत्ता ये अक्टूबर में हो सकता है कि पंजाब हुकूमत तब्दील हो जाए और ये ग्रीन सिग्नल जो ही इन्हें मिलेगा नवाज़ शरीफ की तरफ से, तो मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत उसके बाद वहाँ अपना शुरू कर देगी होमवर्क, बल्कि किया भी हुआ है काफ़ी सारा। और ये अक्टूबर के महीने में अगर उन्होंने हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अगस्त तक इन्होंने अपनी हुकूमत को लेके जाना है, तो फिर वो लाज़मन पंजाब हुकूमत उनका पहला टारगेट है, उसको वो तब्दील करेंगे और उसके लिए उनका होमवर्क चल रहा है। तो जी। किसी भी वक़्त भी अदम एतमाद या जो भी कोई सूरत मुमकिन है वो हो सकती है। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब। नाजरीन, प्रोग्राम को देखते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी तरह फेसबुक पर भी हमारे प्रोग्राम को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।